Hello. Good morning. Good morning, everyone. Welcome to Golu Molu channel. No. गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। गोलू मोलू पहाड़ी चैनल। ये क्यों रखा हम लोग ने? पहाड़ी चैनल हम लोगों ने नाम इसलिए रखा है बिकॉज आपको जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम लोग भीमताल आ चुके हैं, मतलब उत्तराखंड में परमानेंटली माइग्रेट कर चुके हैं और हमने आपको 7 ताल के दर्शन भी कराए थे प्रीवियस वीडियो में। बहुत अच्छी सी वीडियो है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो चेक कर लें। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो देख सकते हैं और हाँ का पूरा टूर है तो आप वो जरूर देखिएगा। और बस हमारा इस चैनल का नाम पहले गोलू मोलू चैनल था, बट हमने गोलू मोलू पहाड़ी चैनल इसीलिए किया क्योंकि अब हम यहाँ आ चुके हैं उत्तराखंड में और जितनी भी वीडियोस हमारी रहेंगी वो उत्तराखंड से रिलेटेड रहेंगी। यहाँ के कल्चर, यहाँ के ट्रेडिशन, यहाँ का इतिहास, साहित्य, इवन टूरिज्म तो है ही है, बट और सब कुछ लाइफस्टाइल से लेके एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का क्या यहाँ पर फैसिलिटी, क्या स्कीम्स चल रही है, हर कुछ यहाँ का आपको हम बताएंगे और सारी जानकारी देंगे। इसलिए हमने उसका नाम गोलू मोलू पहाड़ी चैनल कर दिया और इसका एक और रीजन है जो ये बताएंगे क्योंकि ये खुद पहाड़ी है और ये यहीं के हैं, तो ये आप बताएं अच्छे से। मैं बागेश्वर का हूँ बेसिकली और मेरा मन भी पहाड़ का ही रहा है और पहाड़ी चैनल भी इसलिए रखा क्योंकि हम पहाड़ पे ही आना चाह रहे थे और एक थोड़ा रिकॉग्नाइज हो जाए हमारे उत्तरांचल को, इस चैनल पहाड़ी के नाम से थोड़ा सा रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हाँ पहाड़ी चैनल है, तो ये उत्तराखंड और पहाड़ से रिलेटेड और पहाड़ का कल्चर और ये सब चीजें उसमें आपको हम देते रहेंगे चैनल में। बस यही था कि पहाड़ से है तो इसलिए पहाड़ी चैनल होना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने रखा और आगे हम लोग आज का जो है वो हम आपको बताएंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, क्या है। फिलहाल तो ये है कि हम लोग घर से निकले हैं अभी मॉर्निंग, आज संडे है, संडे ब्रेकफास्ट कर लिया है। कल इनका बर्थडे है सो कल इनका बर्थडे है तो हाँ नहाए, ऑफ कोर्स नहाया है तो क्या कहते हैं, कल इनका बर्थडे, तो आज थोड़ा सा हम लोग प्री सेलिब्रेशन टाइप कर रहे हैं बिकॉज कल तो करेंगे जो करेंगे, आज भी हो जाएगा। तो आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जिसको बहुत सारे लोग भीमताल तो आते हैं लेकिन इसको बहुत नजरअंदाज कर देते हैं इस जगह को। सही बात उसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल हम वहाँ पे पहले पहुँच जाएं फिर आपसे बात। थोड़ा सा हल्का हिंट आप दे दो कि कब बना था और कौन थे। वो मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले पहुँचने के बाद उसकी गेट पर एंट्री के टाइम पे मैं आपको बताती हूँ। चलिए ठीक है, आप जुड़े रहिए। सो अभी डिस्क्लोज करते हैं सस्पेंस की हम आज का दिन कहाँ बिताने वाले हैं और कहाँ आए हैं और आज की वीडियो किस पे होने वाली है। बेसिकली शुरुआत इस बात से करूंगी कि आजकल टूरिज्म का जो मतलब है वो बेसिकली ये हो गया है, यंगस्टर्स के जबान में बोलूं या आमतौर जनरली अगर कोई बात करूं तो वो ये हो गया है कि बस किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाना है, मौज मस्ती करनी है, एडवेंचर करने हैं, एंजॉय करना। लेजर एंड प्लेजर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, अ बिग पार्ट ऑफ टूरिज्म, लेकिन उसके बाद उसका जो साहित्य है, उसका जो इतिहास है उस जगह का, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं इग्नोर करके हम कुछ फोटोज लिए, वीडियोज लिए मेन पॉइंट, मेन डेस्टिनेशन पे और उसके बाद सोशल मीडिया पे डाल दिया कि हाँ ये हम गोवा गए थे फॉर एग्जाम्पल, करा और चले आए। एग्जैक्टली। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गोवा कहूँ वो भी ठीक है, हाँ वो भी ठीक है, लेकिन जो एक बिगेस्ट पार्ट और इसका एक जो ड्रॉबैक होता है जो मेनली होस्ट कम्युनिटी पे उस डेस्टिनेशन के पड़ता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बेसिकली टूरिज्म पे एक लॉन्ग टर्म में। पहली बात तो ये है कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ गोवा का, आपके दिमाग में गोवा घूमने की बात अगर आती है तो क्या आता है सबसे पहले? गोवा बीचेस, पार्टी, दारू बस यही कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में आती है और उसके अलावा कुछ नहीं। क्या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी नहीं पता होगा कि गोवा में भी एक म्यूजियम है जिसमें गोवा के उस टाइम की सारी चीजों को संरक्षित किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, कंजर्व किया गया है जब गोवा को आजादी नहीं मिली थी तब से लेकर। म्यूजियम में बहुत सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं अभी भी गोवा की। मैंने एग्जाम्पल लिया है गोवा का पर्टिकुलरली। तो लोग पर क्या होता है, लोग डायरेक्ट बीचेस पे जंप करते हैं या फिर पार्टी करने जाते हैं गोवा, वीकेंड एंजॉय किया या फिर एक हफ्ते के लिए गए, लेकिन कभी भी बहुत ज्यादातर लोगों को मैंने नहीं देखा कि वो म्यूजियम स्पेशली जा रहे हैं वहां का कल्चर समझने के लिए या कुछ ऐसा डाल रहे हैं ऐतिहासिक चीजें कि हाँ मैंने गोवा की ऑथेंटिसिटी को समझा
या इस जगह की मैंने ऑथेंटिसिटी को समझा, इसके फोक एक चीज कल्चर और, को एक समझा। चीज इसमें और है, लोग अगर जो कोई थोड़ा बहुत जानते भी हैं कि यहाँ जैसे म्यूजियम है या यहाँ संग्रहालय है या यहाँ पे कल्चर वाला है, तो वो उसको प्रेफरेंस देते ही नहीं। वो बहुत आखिरी का यार चलो चले जाएंगे बाद में, अरे यार चले जाएंगे, वो उनको वो इंटरेस्टिंग पार्ट में अपने नहीं रखते हैं उस चीज को। तो ये सब चीजें बड़ी खराब हैं जो शायद हम अपने रूट को ही नहीं जान पा रहे। कल इंजॉयमेंट के चक्कर में इंजॉय भी करिए, थोड़ा सा जानकारी भी बढ़ाइए ताकि इंटरेस्ट बना रहे। हाँ करेक्ट, बहुत सही बात कही। तो इसी चीज के ऊपर हमने आज की जो वीडियो रखी है वो हमने रखी है लोक संस्कृति संग्रहालय के ऊपर। ये देखिए दिख रहा होगा म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी भीमताल। कितने लोग हैं आप में से कमेंट करके बताइएगा जिनको पता है कि भीमताल में एक म्यूजियम भी है, आर्ट गैलरी भी है और बिल्कुल रोड पे है। और जिनको पता है और कितने लोग आए हैं और आए हैं तो क्या एक्सपीरियंस। मेन रोड है नैनीताल वाली और भीमताल वाली, लेकिन कोई यहाँ नहीं रुकता। सीधा या तो भीमताल लेक पे रुकेंगे लोग या सीधा यहाँ से फिर निकलते हुए चले जाएंगे नैनीताल में। तो बहुत ज्यादा इग्नोर किया हुआ है। और ये आपको बता दूं, ये एक प्राइवेट म्यूजियम है। जी हाँ, ये एक प्राइवेट म्यूजियम है और बहुत बड़े एक महान विभूति हैं उत्तराखंड के जिन्होंने ये म्यूजियम बनाया था, जिनका नाम है डॉक्टर यशोधर मठपाल जी। आपको ये भी पता नहीं होगा कि इनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी महान विभूति ने अगर कोई प्राइवेट म्यूजियम बनाया होगा तो ये अकारण तो नहीं होगा। बहुत अच्छा कल्चर, फोक और सब चीजें, आर्ट, इस सबको उन्होंने कंजर्व किया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है इस म्यूजियम में, लेकिन बहुत ज्यादा इग्नोर्ड प्लेस है। ये लोक संस्कृति संग्रहालय जो भीमताल में है, ये आपका भीमताल से जब आप भवाली जाते हैं तो ये बीच में पड़ता है। भीमताल से भवाली के लिए जब बढ़ेंगे तो ये करीब 4 किलोमीटर आगे बढ़ के लेफ्ट हैंड साइड पे ही पड़ता है ये। और वहां से नीचे ढलान है जो उतरनी पड़ेगी, गाड़ियां भी आ रही हैं। तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 4 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है भीमताल झील से, लेक से। उसके बाद हम लोग चाहे वॉक कर लें चाहे गाड़ी से आप अंदर चले जाएं। एनम् वेत्ति हन्तारम् यश्चैनम् मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायम् हन्ति न हन्यते। काया क्या है, केवल है माया, ढलती जाए जो ऐसी है छाया। अग्नि आकाशा वायु जल वसुधा, बस 5 तत्व का पिंजरा है काया।
तो ये प्रवेश कर रहे हैं हम संग्रहालय के अंदर। इस बात से शुरुआत करूंगी कि चलो अपनी संस्कृति को पहचानते हैं, अपनी धरोहर को जानते हैं, कुछ तुम्हारी कुछ अपनी सुनाते हैं। ये है निरंजन भट्ट जी, जो यहाँ के गाइड हैं संग्रहालय के, और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें हर एक चीज़ का विवरण दिया कि मटपाल जी ने कितना संघर्ष किया है इसको सजाने के लिए, संजोने के लिए, और हमारी उत्तराखंड की पूरी सभ्यता को कैसे संभाला हुआ है आज तक। आप भी आइए और देखिए इस पूरे संग्रहालय को और उनके परिश्रम को। जो अजर अमर है, आत्मा कहलाया, मृत्यु क्या है, केवल। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश मटपाल हूं और यहाँ पर अभी वर्तमान में मैं निदेशक के रूप में देख रहा हूँ म्यूजियम को। जी जी जी। ये 1983 में ये म्यूजियम स्टैब्लिश किया था हमारे। आप यशोधर जी से क्या रिलेशन रखते हैं? नहीं, वो हमारे पूज्य पिताजी हैं। ओके, हम धन्य हुए आपसे मुलाकात करके। नहीं, वो है, और हमारा भी उद्देश्य वही है। वैसे मेरा जो है, मेरी पीएचडी फॉरेस्ट साइंसेज में है और डेवलपमेंट सेक्टर में मैंने 30 इयर्स काम किया है। वैसे मैं इन्वायरमेंटल एंड सोशल डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट और वो कंसल्टेंट हूँ, लेकिन मेरा शुरू से रुझान रहा है और ये संग्रहालय को बनाने में भी उतना, जहां भी मैं रहा तो मैंने भी इसमें बहुत योगदान दिया है। तो अभी मैं इसको देख रहा हूँ, और चूंकि बाबूजी एजेड हो गए हैं और वो नहीं करते हैं, तो वो मेनली पेंटिंग्स और लेखन में अपने आप को उन्होंने सीमित किया हुआ है। तो मैं मुख्य रूप से इस संग्रहालय को देख रहा हूँ, और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 1983 में ये स्टैब्लिश हुआ था और ये वन मैन इंस्टीट्यूशन है। इसको केवल बाबूजी ने किया, गवर्नमेंट का ओर से लगभग नगण्य के बराबर सहयोग रहा है गवर्नमेंट का। तो अब लेकिन एक हमने मिशन के रूप में इसको लिया हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उत्तराखंड की जो हमारे रिच एंड डाइवर्स जो हमारे आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है, उसको हम कंजर्व करें और उसको प्रमोट करें। बिल्कुल। तो और वो प्रमोशन हम लोग करना है थ्रू पेंटिंग्स हैं, या थ्रू हम लोग लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, या और भी तरीके से हम लोगों ने कलेक्शंस वगैरह किए हैं, तो म्यूजियम के द्वारा भी हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं जो भी आते हैं हम उनसे सबसे यही कहते हैं, ये तो एक बार का यज्ञ है, इसमें आप जितना सब लोग इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो उतना बड़ा होगा। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से भी गवर्नमेंट तक ये बात जाए कि भले शुरुआत हम लोगों ने इसमें कर दिया और अपना सर्वस्व लगा चुके हैं, लगभग 1 करोड़ रुपया जितना हमारी अपनी सेविंग्स है, हमारी भी अपनी है, या बाबूजी ने भी पेंटिंग्स की सेल करके या अपने जहां से भी बचत करके हमने यहाँ पर लगा चुके हैं। A to Z यहाँ पर अभी तक अधिकतर हमारा ही है, अपना खर्चे बिल्डिंग से लेकर के जो इतना बड़ा कलेक्शन है। तो अब दायित्व बनता है सरकार का भी कि वो भी आगे आए और इसको बढ़ाए, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा संग्रहालय कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये तो हमारा गौरव की बात होनी चाहिए कि ये जो केव आर्ट गैलरी है आप हमारी जो यहाँ है, ये एक तो इसमें म्यूजियम है और इसमें 3 मेन गैलरीज हैं। एक तो कल्चरल गैलरी है जिसमें हमारे उत्तराखंड के कल्चर और नेचर को जो है थ्रू पेंटिंग हम लोगों ने किया है। सेकंड जो गैलरी है वो केव आर्ट गैलरी है, जो कि गुफा कला दीर्घा, जो कि पूरी दुनिया में अपने आप में यूनिक है, क्योंकि दुनिया में ऐसे आर्टिस्ट नहीं है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट भी हुए हैं। तो बाबूजी ने ही स्पेंड मोर देन 30 इयर्स इन केव्स रिकॉर्डिंग, मध्य प्रदेश, आई हर्ड नो, साइंटिफिक रिकॉर्डिंग ऑफ केव पेंटिंग्स फ्रॉम मोर देन 600 केव्स। तो वो सबसे बड़ा काम है कि जो दुनिया में, और इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री मिला है 2006, जो इसी काम के लिए मिला है। तो वो देखने के लिए भी लोग यहाँ, विदेशों से तो लोग बहुत आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों का टेस्ट नहीं है इस प्रकार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। तो और तीसरी जो हमारी गैलरी है वो हमारी तिब्बतन आर्ट गैलरी है, फोक आर्ट गैलरी और ट्रैवल आर्ट गैलरी। तो हमारे यहाँ की जो 5 शेड्यूल्ड ट्राइब्स वगैरह हैं जो यहाँ की, उनका हम लोगों ने कल्चर को उसको भी कंजर्व किया है, उसको प्रमोट। हार्डली पीपल विल नो कि हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ट्राइब्स भी थे। पिथौरागढ़ में जो काष्ठ कला है उसको प्रमोट किया पिताजी ने आपके। तो बहुत रिच हेरिटेज है, लेकिन लोग क्यों, आपको ऐसा लगता है कि क्या कारण हो सकता है कि लोग म्यूजियम के सामने से निकल के चले जाते हैं? बट ऐसा है, ये जनरेशन गैप है। पुराने जो लोग हैं वो तो फिर भी रुचि रखते हैं, या जिनका जिस प्रकार का जो आजकल का आप देख रहे हैं सोशल मीडिया का हुआ है, तो उसकी तरफ इंक्लाइंड है, जो मुख्य रूप से देखते हैं। वो पैराग्लाइडिंग में 1500 रुपए तो दे देंगे, खर्च करेंगे, बहुत सही उठा लेंगे। एक तो थ्रिल एडवेंचर की भी बात करते हैं कि उसमें है, लेकिन यहाँ म्यूजियम में हम लोगों ने एक नॉमिनल सा टिकट 100 रुपीज रखा है, और 50 रुपीज और 100 रुपीज स्टूडेंट बच्चों के लिए 50 रुपीज लेते हैं। उसमें हम इतना पूरा म्यूजियम दिखाते हैं, 4 आर्ट गैलरीज दिखाते हैं, साथ में कुछ लेक्चर्स वगैरह भी
देते हैं, तो वहां पर देने में संकोच करते हैं, कई बार हमसे कहते हैं, उसमें भी बार्गेन करते हैं बताइए। कि जबकि ये बोल जाते हैं कि इसमें सोचिए कि कितना इसमें कंट्रीब्यूशन है, और ये पैसा हम लोग अगर मांग रहे हैं तो केवल एक मेंटेनेंस, बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल, जानते हैं कि इसके म्यूजियम से मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं। टू नॉमिनल फीस, 100 इज नथिंग। ये किसी की बस की बात नहीं है भाई, ये किसी के परिश्रम है, मेहनत है, उसका इतने सालों का एफर्ट, राइट। मतलब वो ये 60 इयर्स का बाबूजी का है, उनकी 83 एज हो And I would request government of Uttarakhंड also to please promote this museum, because अगर ये अपने तरफ से इतने बड़ा कार्य कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इतने सालों का एफर्ट्स डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं रोल बनता है कि इनकी प्लीज आप इनके कंट्रीब्यूशन में थोड़ा एफर्ट बढ़ाएं। और हम सब पहाड़ियों का, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट द लोकल पीपल, सो यू शुड ऑल्सो कम एंड कंट्रीब्यूट, एटलीस्ट आप तो आइए यहाँ पर, सो दैट वी कैन मेंटेन द प्रॉपर्टी लाइक दैट, राइट सर। एक चीज मैं और कहना जी, जी, चाहूंगा बिल्कुल। कि अब इसको हम लोग दुर्भाग्य कहिए या हमको कभी हंसी आती है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं, और अगर हम यहाँ के बजाय कहीं और होते या कोई विदेश में होते तो वो उसको हमेशा आंखों में बैठा के रखते हैं। Exactly. और उत्तराखंड के लोग कला और संस्कृति के नाम पे बहुत पैसा खर्च हो रहा है, अगर आप देखें तो केवल कला संस्कृति के नाम पे करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, लेकिन उसके नाम पे वो कुछ नहीं रहा है। तो हमारी एक ही रिक्वायरमेंट है, एक मतलब एक सूत्री हमारा कार्यक्रम है कि सरकार और कुछ मत करिए, हमने पूरा अपना डेवलप कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर दिया है, कलेक्शन भी हमारा बहुत बड़ा हो गया है, हमें केवल एक मेंटेनेंस के लिए एक वापस ग्रांट की आवश्यकता है। और गवर्नमेंट के इस प्रकार के प्रोविजन वगैरह होते हैं, हर जगह होते हैं, आपका सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी होते हैं, कि वो एक फिक्स अमाउंट, राइट, 2 करोड़ का 5 करोड़ का रख सकते हैं, उसके इंटरेस्ट से उसको फिक्स अमाउंट उन्हीं के खाते में है, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा उससे हमारे जो मेंटेनेंस के खर्चे, उसमें 4-5 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, बिल्कुल, और हमारे जो छोटे मोटे जो हमारे खर्चे वगैरह होते हैं वो मीट आउट हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये चाहते हैं कि हमें और कुछ मत दीजिए आप। मैं भी सरकार से, और अगर जो लोगों से जो बड़े साहसी संगठन है, मैं चाहता हूँ वो आगे आए और यहाँ की जो धरोहर है हमारे उत्तराखंड की, तो उसको वो मेंटेनेंस और वो जो है उसको प्रमोट करें और यहाँ पे इनको प्रोत्साहित करें, और यहाँ पे जो जितने हम लोग पहाड़ी लोग हैं वो भी इस चीज में बढ़ चढ़ के लें, और ताकि कई लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, जुड़ सकें, आ सकें, देख सकें, और हमारा जो इतना हेल्दी कल्चर रहा है और है वो लोग जान सके, जो अभी तक का उस तरह से नहीं जानते हैं। अभी तक का जो उत्तराखंड और न्यू जनरेशन तो बस सोशल इन्फ्लुएंसर बनने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, बट अपनी हिस्ट्री जानने में बहुत ही कम जो जनरेशन है इस बार की वो इंटरेस्टेड लगती है मुझे। इसमें हमारा आर्ट भी है, बिल्कुल है, कल्चर भी है, हमारे ट्रेडिशंस वगैरह भी हैं, बिल्कुल, जो कि हमारी पहचान है, हमारी उत्तराखंड की पहचान है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। जरूरी। इतना ही करते हैं, हम लोगों ने अपने से कोशिश किया कि हम सभी स्कूल्स वगैरह के जो है स्टूडेंट्स वगैरह के उनके ग्रुप्स यहाँ आते हैं, तो उनको आर्ट, कल्चर और नेचर और लाइवलीहुड्स, इन 4 विषयों पर हम उनको लेक्चर्स वगैरह भी देते हैं, यहाँ पर विजिट कराते हैं, हाफ डे का बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, वेरी नाइस। तो वो अपने स्कूल में नहीं सीख पाते, जो 6 महीने में नहीं सकते, वो यहाँ एक दिन में आकर के बहुत कुछ सीख जाते हैं। जी जी जी, क्योंकि मेरा जो है मैं यहाँ की हिमालयन बायोडाइवर्सिटी पे मेरा बहुत काम है, इन्वायरमेंट एंड लाइवलीहुड्स पे मैंने बहुत काम किया है, तो मैं, और आप देखेंगे हमारा कैंपस भी है, ये करीब 5 एकर्स का कैंपस है। तो जैसा कि आपने देखा, ये हमारी मुलाकात हुई डॉक्टर सुरेश मटपाल जी से, जो कि सुपुत्र हैं यशोधर मटपाल जी के। बहुत ही अच्छा सौभाग्य रहा कि इनसे मुलाकात हो गई और इन्होंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, हर चीज़ बताई। तो आगे इन्हीं के साथ हम इस पूरे संग्रहालय के भ्रमण को पूरा कंप्लीट करेंगे और आपकी एक खास मुलाकात कराएंगे डॉक्टर यशोधर मटपाल जी से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एनम् वेत्ति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही है। ओके, हाँ जी, ये लोकल हमारे। ओके, क्या कहते हैं इनको? ये तो आपका रणसिंदा कहलाता है ये। ओके, और ये आपका
वैसे तो बैक पैटर कहते हैं, ओके, हाँ लेकिन इसको हाँ, यहाँ पहाड़ी भाषा में हमारे मसकबीन कहते हैं। मसक बीन, हाँ बीन करेक्ट कहते करेक्ट हैं। करेक्ट करेक्ट। ये आपके ढोल हो गए, जी 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 जी, ये आपके तुतरी हो गए लंबी वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये गढ़वाल में चलती है ज्यादा, हाँ हाँ हाँ, बाकी ये कुमाऊं में चलते हैं हमारे। ओके, और ये हुड़का हो गया, अच्छा, ये आपके दमाम हो गए, हाँ 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 ये हाँ। आपकी नागफनी नाग की तरह बनी हुई है। देखिए ये जो है ये वेडिंग्स में जो है ज्यादातर ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उत्तराखंड में ये होता था। ये देखिए एक फोटो भी है यहाँ पे, इस तरीके से इसको बजाया जाता है। मतलब कितना अच्छा है कि सारा कल्चर यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। बास निंगल ये हाँ बांस की बनी हुई है, आपके टोकरियां हैं, जी जी जी, अलग अलग टाइप की बनी हुई है। ये आपकी शोपीस है, आपके लालटेन टाइप की, और ये लैंप ये देखिए कितना प्यारा। ऐसे कुछ और हम लोग चीजें हैं जो ये आपके घास वास में हमारे वहाँ घास वास होता होता है। ये आपका उसका जो पानी की चक्की होती थी घट, हाँ हाँ उसका हाँ, पार्ट है ये ऊपर का। अच्छा जी, इसमें गेहूं डालते थे, ये पानी में घूमता था, हाँ, हाँ, यहाँ हाँ। से गेहूं निकलता था पीसने के लिए। जी 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 जी। ये हमारे आपके लोटे हो गए। ये देखिए ये बर्तन है यहाँ के, ये कितने साल पुराने होंगे? ये अमूमन अब तो मेरे ख्याल से लगभग खत्म ही हो गए, कहीं हाँ कहीं होंगे, गांव में तो होंगे, वरना मुश्किल है। लोगों ने क्या किया कि जो कबाड़े में भेज दिए हैं, जी 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 जी, स्टील के बर्तन ले लिए उनसे खरीद के। हाँ बदल दिए बर्तनों को। देखिए कितना अच्छा रिच कल्चर प्रिजर्वेशन है, जो अब शायद आपको देखने को भी नहीं मिलेगा उत्तराखंड में, बट यहाँ पे प्रिजर्व्ड है। कितना अच्छा एफर्ट है मटपाल जी का, और कितना नजरअंदाज किया गया है। बहुत दुख होता है ये बात जान के। ये हमारे अनाज साफ करने के सूपे हैं, ये था गैसिंग। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी हमारी कटोरियां हैं, ये देखिए कटोरिया, अलग अलग टाइप की, कांसा भी है, पीतल भी है, तांबा भी है। ये हमारे आपके क्या कहते हैं, ये मैंने उस पे पढ़ा था 180 साल पुराने बर्तन है ये आपके है हुक्के हैं हमारे, हुक्के। अलग अलग टाइप के। वाओ सोचिए। सर मैम ये हमारे मेजरमेंट है नापने के, ये आपके नाली माड़ा। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा, जी। पुराने टाइम में जब वाटर सिस्टम चलता था, इन्हीं से लेन देन होता था। हाँ हाँ हाँ, तो आपने नाली, जमीन का मेजरमेंट नाली से ही होता था यहाँ पहाड़ों में, अभी भी होता है। हाँ अभी भी होता है नाली, रेलवे हाँ में वही चलता है, लेकिन अब 2160 स्क्वायर फीट का ही नाली हो गया। जी 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 जी। पहले इससे नापते थे। अच्छा नाली इससे, से। बाप रे, इस पर अनाज भर के जैसे आप होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। वो छिड़कते थे, जहाँ खत्म होता था एक नाली कहलाता था अनाज। अरे बाप रे वो बाप, नाली है। कितना टाइम लग जाता होगा फिर तो ना। हाँ जैसे होते हैं, हाँ हाँ हाँ, 16 मुट्ठी एक नाली बोलते हैं। अच्छा हाँ, ये हमारे बच्चों में झूले हैं। वाह, ये बच्चों के झूले हैं। ये अल्मोड़ा दशहरे का है। अच्छा ये आपके वहाँ पर 22 फुट भी बनते हैं रावण खानदान के। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आपके पिथौरागढ़ में वो होता है आपका एक हिंजात यात्रा लकिया भूत, हाँ, 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 हाँ। ये उसका है फोटोग्राफ। ये देखिए ये डांस का यहाँ पे, हाँ ये हाँ झोलिया डांस, झोलिया डांस का है ये, पहाड़ी डांस कहते हैं इसको वैसे, लेमन लैंग्वेज। ये हमारे पुराने बर्तन आ गए, ये पुराने प्रेशर कुकर आ गए। मैम आपने ये इनको बोलते हैं भड्डू, भड्डू, दाल और मीट बनता है। जी 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 जी, ये काशी का होता है। हाँ जी, ये सब कांच के बर्तन हैं, कुछ तांबे के भी है ना, तांबे के हैं, पीतल के हाँ भी हैं। पीतल के भी हैं। ब्यूटीफुल गैलरी, मैग्निफिसेंट एफर्ट। आप यहाँ जरूर आए, जिनको भी इतिहास साहित्य से प्रेम है वो यहाँ आकर के बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इतनी बढ़िया कलेक्शन मैंने अभी तक उत्तराखंड में कहीं भी नहीं देखी है, और शायद होगी भी नहीं कहीं पे। और ये मैम आपकी ये अच्छा कपूट का कपूर का, वहाँ से लाए हैं। बाप रे, वहां से लाया गया, इतना भारी। ये कितने किलो का होगा कम से कम? ये करीब इसमें 500 आदमी का दाल बन जाता है। 500 आदमी या का? शादी मैरिज होता है तो यही यूज होता है। अरे बाप रे। बाकी टाइम में अनाज बन लो या पानी बन लो, हाँ जी हाँ जी हाँ बाकी जी। बिया शादी में यही यूज मालूम ही नहीं है, देखने की तो बात ही नहीं। चले ये सब शादी वादी में सब दिए जाते थे सब ये पुराने पूरे बक्सा हैं। ये पहले केस हुआ, पिटारा हुआ करता था, आज का जस्ट सूटकेस चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। पिटारी हुआ करती थी, और ये आपका बहुत, ये करीब 350 साल पुराना है। और इसमें अंदर से तो बैम्बू के वो है, लाइनिंग वगैरह है जो हमारे यहाँ निगाल होता है, और बाहर से इसमें लेदर का कवर है। हाँ हाँ तो हाँ, ये चीजें अब देखने को नहीं मिलती। नहीं मिलेगी। तो सब
पोर्टेबल आ गई है, इतना हल्का हो इतना क्या हो। ये नोट है, ये तो हाँ चेंजेस। ये कल्चर हमारा खत्म होता है ना, हमारी जो वॉल पेंटिंग द्वारा पुरानी बनाई जाती है, ये मालूम ही नहीं है। पुराने सब वॉल पेंटिंग से बाबूजी ने इस पे रिसर्च वर्क किया था। ऐसे पुराने मकान अब बिल्कुल नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए। जहाँ की पूरे के पूरे दीवारें जो होती थी पूरी, इसमें कृष्ण जन्माष्टमी की पूरी कहानी है, या आपके विष्णु सहस्त्र नाम, और ये अलग अलग हमारे उनके हैं वो पेंटिंग्स वगैरह। अभी तो एक ही आर्ट आती है ना, कांगड़ा स्टाइल हमें आते हैं, जबकि ये कुमो स्टाइल और पेंटिंग्स हैं आपकी, ये 400 से 500 साल पुरानी जो ये देख रहे हैं, और हैंडमेड पेपर पे बनी हुई है। ये इधर कुछ जो हमारे पंडितों के गांव है दनिया और ये ना जहाँ पर है, तो वहाँ ये चीजें अभी प्रचलन वगैरह में है। वाह। तो ये लेकिन ये लोगों ने इस पर रिसर्च ना होती है ऐसी चीजों पर। मालूम ही नहीं कि यहाँ पे भी देखो लोकल्स को ही नहीं मालूम होगा। कुछ आर्ट्स वगैरह का भी रहा है। दूध दही के बर्तन हमारे, ये सब हमारे लकड़ी और पत्थर के बर्तन हैं इसमें जितने भी हैं। जी जी मैं जी इनसे यही चर्चा कर रहा था कि हम लोग पहले बहुत नेचर के बहुत करीब थे, जी। तो इसलिए हमें बीमारियां हाँ, बिल्कुल इम्यूनिटी। या तो बैम्बू का होगा, या वुडन होगा, या स्टोन होगा, या धातु का होता था, जिसमें तांबा, पीतल और कांसा, 3 चीजों की धातु होती थी, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती थी, बहुत अच्छी होती। लेकिन आज आपका प्लास्टिक हो गया, स्टील हो गया, या एल्यूमिनियम हो गया, या मेल्मोवेयर हो गया, जो क्रॉकरी हो रहा है, या ग्लास हो गया, ग्लास, ये हाँ। चीजें हो रही हैं, और बीमारियां बढ़ रही, और इम्यूनिटी पावर पे वो सबसे ज्यादा। अब सारा सिस्टम खत्म हो गया। फिर हर चीज पे लिख के आता है, हर प्रोडक्ट पे इम्यूनिटी बूस्ट करता है। पता नहीं है तो अरे अब तो सोच इतनी होगी ना, मैं तो कह रहा कि मेंटली भी लोग बहुत ड्रेन होते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हमारे बच्चे जो है ना, उनको हमारी हिंदी नॉवेल्स वगैरह उतनी पसंद नहीं आती, वो इंग्लिश वगैरह के बेस्ट सेलर बिल्कुल, बिल्कुल। आपको पहले अपना कल्चर समझना चाहिए, वो चीजें पढ़नी चाहिए। वैसे ड्रेस में हो गया, हमने तो देखा हमारे देखते देखते जो है चार वो हमारे ना ये ट्रेडिशन वगैरह बदल गए हैं। हमारी जो दादी वगैरह हुआ करती थी, वो घाघरा वगैरह पहनती थी, फिर ये साड़ियां वगैरह का प्रचलन चला, फिर हमारे सलवार कमीज में आए, और आज जीन्स टॉप में आ गए। मैं कह रहा हूँ कितना ये बड़ी जल्दी है, पिछले 50-60 सालों में हम देख रहे हैं ना, बहुत चेंज हो रहा है, बहुत चेंज। एक घाघरा कहते थे 9 मीटर का होता है, पूरा 9 पट्टा का घर पे वही नमूना रखे हुए हैं। माता जी का क्या है ये जो वुड कार्विंग वाला जो है ना, ये ट्रेडिशन जो लिखाई वाला काम है, ये भी आप नई जनरेशन में कहीं नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा है। पुराने जो मकान होगा। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली गोलू, कि ये हम अपने डोर्स पे ऐसा कुछ अगर करें ना, तो दैट विल बी लाइक। नहीं, लकड़ी का ही हाँ। हमारा जो टूटा है, जो रिपेयर होना है, उसका लकड़ी का रखा हाँ, हुआ बिकॉज दरवाजा। यही है रियल। ये आपको पुराने मिल जाएंगे, लेकिन आज तो इसके कारीगरी नहीं है, और लकड़ी का भी होगा वो भी बहुत समय लेगा। वो हमारा थोड़ा सा मैंने तो साल तक चलते थे। ये तो अपना बस एक तरह लग गया बस। ये देखो बर्तन है। ये तो सब चीजें हमारे रिसेंट, मतलब जहां भी हम देखते हैं कि इस वगैरह का हो रहा है, ये रिसाइकल होने जा रहे थे। हमको पता चला था कि काला डूंगी वगैरह में तो कोई कबाड़ी आकर के इनको करने वाला, तो वहाँ एक हमारे परिचित थे, उन्होंने कहा कि यहाँ इतना सामान पड़ा हुआ है, आप अगर लेना चाहते हैं तो आप आकर के खरीद ले जाइए। तो हम वहाँ गए, तो ये करीब 25,000 रुपए का सामान था, ये हमने खरीदा ये वहां से। और नहीं तो ये ऐसा होता, ये रिसाइकल होता, गल जाता, उसके बाद फिर वो फैंसी आइटम मुरादाबाद में फिर वो बन जाता है उसके कुछ ना कुछ। तो ये चीजें है ना बनती थी, उसी स्टाइल से लिखी जाती है, वो स्टाइल है ये बिल्कुल। नैनीताल लेख में बनाए, जो जब यहाँ फांसी दी जाती थी, जी जी जी। तो उनके हथियार वहाँ लेख में आज से डालते कोई थे। और मेहनत करता ही नहीं है, इसमें तो हर कट एंड पेस्ट आजकल रिसर्च भी हो रही है, कट एंड पेस्ट से हो रही है, कोई रिसर्च में कोई मेहनत थोड़ी करता है कोई चीज। ये 16th सेंचुरी की है अधिकतर ये। यहाँ पर एक हमारे इम्पोर्टेंट वो भी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सब चीजें यहाँ पर, ये 16th सेंचुरी का जो है चंद राजाओं का वो है लैंड रिकॉर्ड है, खतौनी जिसको कहते हैं। ये चंद राजाओं की है, खतौनी है, जिसमें कि पूरा चंद डायनेस्टी का पूरा ये है रिकॉर्ड वगैरह है, इसकी क्या जमीन और ये सब चीजें। तो ये भी बिल्कुल ऐसे गल गई थी, फिर हमने कंजर्व करके इसको पेपर में वो किया है, जो अंदर दिखाई दे रहा है बिल्कुल वो था, ओरिजिनल तो वो है। तो ये इन चीजों में मेंटेनेंस के खर्चे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। ये मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन मिशन वाले आते हैं सर, ये बुक्स वगैरह बहुत पुरानी 100 साल से पुरानी कोई भी चीज इतिहास कहलाती है। हाँ। तो जितनी भी हमारे यहाँ होंगे 100 साल से पुरानी होंगी ज्यादा। अब ये विक्टोरिया और ईस्ट इंडिया टाइम के रेवेन्यू वो है, स्टैम्प पेपर्स वगैरह है, रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह है। फिर एक चीजें ऐसी हैं जो हमने करेंसीज पे कलेक्शन करते हैं ना, इसलिए जो है ना, ये कुछ इसमें बहुत ही पुरानी है और बहुत कीमती चीजें हैं। ये जो है ये 1000 साल पुराने हमारे हैं। बताओ, ये जो प्राचीन भारत के जो है
फिर उसके से बाद ये ब्रिटिश पीरियड के हैं, फिर ये अलग अलग जो स्टेट्स वगैरह हैं, जो ग्वालियर स्टेट, उदयपुर, जो है जहाँ जहाँ के भी हैं, ये सब हमारा अपना पर्सनल कलेक्शन है। और दूसरे कोई लोग भी देते हैं, डोनेट करते हैं कई बार इसके पास। इसमें उत्तराखंड की कल्चरल और नेशनल हेरिटेज की पेंटिंग्स आपको मिलेंगी। तो ये सारी पेंटिंग्स जो इस गैलरी में हैं, ये गैलरी एक्चुअली 2-3 खंड में है। आप जब जाएंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये हॉल में सारी मटपाल जी के द्वारा खुद बनाई गई पेंटिंग्स को रखा गया है, डिस्प्ले किया गया है। ये आप खरीद भी सकते हैं। बहुत ही सुंदर आर्ट वर्क, मार्वलस और बहुत ही प्यारा, हर तरीके का जो पेंट यूज़ किया गया है वो भी सुरेश मटपाल जी ने बताया कि सब कुछ ऑर्गेनिक है और बहुत अच्छे से इसको प्रिजर्व भी किया गया है। और ये सारी पेंटिंग, ये सारा आर्ट वर्क खुद यशोधर मटपाल जी ने अपने हाथों से बनाया और आज भी इस एज में वो पेंटिंग्स करते हैं। तो आइए अब मुलाकात करते हैं पद्म श्री डॉक्टर यशोधर मटपाल जी से। तो वही उम्र थी जो आने की आपकी, जिसमें मायके की याद रहती है। अच्छा। होता है तो इसलिए और मैं 60 साल बाद लखनऊ गया। उसके बाद सबसे अधिक सम्मान फिर मुझे 2017 में लखनऊ में मिला। रथ बना रखे थे, उसमें घुमाया उत्तरायणी पर। अच्छा, 5 किलोमीटर महानगर से वहाँ। जी लगता है। तो उसे लखनऊ का एक, हम तो कहते हैं कि ये अगर योगी जी पहले अगर मुख्यमंत्री होते तो ये समस्या नहीं आता। बिल्कुल नहीं आती। हमारा उत्तराखंड एक ही होता। हाँ बिल्कुल। हमको अभी भी दुख है कि हम उत्तर प्रदेश से अलग हैं, क्योंकि लखनऊ में एक आम धारणा क्या थी कि जो पहाड़ के लोग होते हैं बड़े सीधे साधे, हाँ बिल्कुल सज्जन होते हैं। बिल्कुल। उनके साथ एक आत्मीय संबंध होता है। वो आज भी है। वो है आज भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बजाय जो यहाँ पहाड़ के लोग को वो बड़ा आत्मीयता से उनके साथ रहता था इसमें। और मैं हर इलाके में रहा लखनऊ में। अच्छा। डालीगंज में भी रहा, महानगर में भी रहा, शाहदगंज में भी रहा, हुसैनाबाद में भी रहा, कृष्णा नगर में भी रहा। अच्छा। और वहाँ लिटरेसी हाउस में मैंने काम किया। वही आलमबाग में। तो हर जगह मुझे ऐसा है, अभी भी मेरे सबसे अच्छे मित्र लखनऊ में ही हैं। अगर हम आज कहीं कि हमको पैसे की जरूरत है तो मैं समझता हूँ कि कहीं के बजाय लखनऊ के मित्र भी ऐसे होंगे जो मदद के लिए आगे। मैं सही कहा। और इसलिए मेरे लिए लखनऊ का तो एक ऐसा है कि खैर सांप्रदायिक एकता का भी है और सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ का एक जो पूरा व्यवहार है, वो तांगा वाले दद्दू भैया काटता था तो जी अभी थोड़ा बदल गया, क्योंकि अमीनाबाद और मैं फिर गया इतने वर्षों बाद। जी थोड़ा बदल गया, लेकिन फिर भी अभी हम तो पूरा पैदल नापे हैं रोज डालीगंज से लिटरेसी हाउस तक। अमोसी जी रोज जाता है नौकरी करने में। 20 किलोमीटर 25 हाँ बिल्कुल। कॉलेज में सुबह साढ़े मतलब यह है कि 7 बजे से क्लास लग जाती थी, पहुँच जाता था। जी। और तो इसलिए हमारे तो लखनऊ का एक चप्पा देखा है। जी। आसपास भी देखा है, चित्रकार होने के नाते हर गली में बैठे हैं। जी। बंगाली वहाँ बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत अच्छी बहनें भाई जिन्होंने हमें मदद की। इसलिए लखनऊ तो खैर और नगरों के मुकाबले में तो आज भी ये तो खैर लखनऊ की अभी भी सभ्यता बिल्कुल जीवित है। तो ये थी हमारी एक खास मुलाकात पद्म श्री डॉक्टर यशोधर मटपाल जी से। अब हम उनकी आर्ट गैलरी को और अच्छे से देखते हैं आपके साथ। तो चलिए आइए देखते हैं ये सारे डिस्प्ले डॉक्टर यशोधर मटपाल जी की आर्ट वर्क के। सुरेश मटपाल जी भी पेंटिंग करते हैं, उनके भी पेंट आर्ट वर्क्स हैं यहाँ पे और उनकी न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः
अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस पिंजरे में एक हंस है जकड़ा जो अजर अमर है, आत्मा कहलाया मृत्यु क्या है, केवल है माया। उड़ गया रे हंसा अपने घर आया। तू मौत का गम क्यों करे, प्रारब्ध से तू क्यों करे, क्यों? ये आत्मा मेरी तेरी, ये जन्म और मृत्यु सभी, क्या सूर्य और क्या ये समय समय चक्र से ही सब चली। तेरे वश में बस तेरा काम है, बस कर्म पर अधिकार है, कर्म में ही तेरी शान है, कर्म तेरी पहचान है, बस कर्म। चल छोड़ मन की कमजोरियां, रिश्तों की मजबूरियां, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या, जीवन संघर्ष से बचना ही क्या। चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। जीवन क्या है ऊपर छा छोटा सा किचन है, टॉयलेट है। ये म्यूजियम के साथ साथ यहाँ पे होम स्टे भी है। कितने कमरों का होगा सब? टू रूम्स का, टू रूम्स का है। ये हमारा गेस्ट हाउस सब बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये बालकनी मैं आपको व्यू देती हूँ यहाँ से। आप कुछ पहाड़ी में रिक्वेस्ट कर दीजिए ताकि लोकल लोगों तक ये मैसेज। जरूर पहाड़ी भाई बंधुजन मैं उन्हें दरखास्त करूँ कि वो जोले अपूर्ण क्षमता बेटी जोले सहयोग थी अपूर्ण हिसाबल बेटी संगठन में और ये जो संग्रहालय थी ये में अपूर्ण सहयोग दें और प्रमोट करें ये जो जरूर संग्रहालय थी। और लोकल लोगों को या जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उन्हें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस आके इसको विजिट करना है, यहाँ की चीजों को समझना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारे इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री का सफर समाप्त होता है, इस आशा के साथ कि इस प्यारे से एफर्ट को आप लोग जरूर सराहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ ये मत भूलें कि ये एक बहुत ही महान व्यक्ति द्वारा संरक्षित संग्रहालय है जिसको आप जरूर विजिट करें जब भी भीमताल आएं। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है। वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूंगी कि प्लीज उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, इन सब को भी सराहें इसके सौंदर्य के साथ। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको ये डॉक्यूमेंट्री जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी। धन्यवाद।